नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हाथरस भगदड़ में जहां एक तरफ कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ हादसे के 3 महीने बाद बाबा सूरजपाल न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं। इस दौरान 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी ने बाबा से करीबन 2 घंटों तक पूछताछ की है। वहीं इस पूरे मामले पर बाबा के वकील एपी सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हरी के वकील एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज 2 घंटे तक पूछताछ हुई, बाबा न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए, क्या कुछ रहा उसमें? देखिए, आज नारायण साकार हरि जी का यहाँ आगमन हुआ न्यायिक आयोग में। त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग के सामने वो पेश हुए। उन्हें आज के लिए नोटिस दिया गया था। जो भी 2 घंटे से अधिक में पूछताछ की, बयान लिए, सब पूछा गया, एफिडेविट मांगा, वो दिया गया। सारी कानूनी प्रोसीडिंग कर ली गई, सारी कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। और हमने भी आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन से भी वादा किया था कि जब भी कोई भी जांच एजेंसी, कोई माननीय न्यायिक आयोग, कोई भी अदालत नारायण साकार हरि को बुलाएगी, वो एक कानून में विश्वास करने वाले लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तहत वो पेश होंगे और आगे की प्रोसीडिंग आपने करेंगे। साजिश का जिक्र किया था कि अपनी तरफ से न्यायिक आयोग के सामने आपने कुछ ऐसा रखा कि इसमें साजिश है? हमने वो FIR, हमने वो कंप्लेंट, हमने वो डॉक्यूमेंट सब कुछ दिए हैं, जिनके आधार पर नारायण साकार हरि जी के आधार पर उसमें दिया जाए। और 2 जुलाई को एक विभत्स हादसा हुआ था, करीबन लगभग 150 लोगों की जान गई थी, दर्जन लोग घायल हुए थे। वो सभी बाबा के अनुयायी थे, तो क्या बाबा उन सभी अनुयायी से मिले, सांत्वना प्रकट की? देखिए, मैं मिला उनसे व्यक्तिगत रूप से। आपने यहाँ की व्यवस्था देखी, केवल यहाँ आने के लिए कितनी चाक चौबंद पुलिस, पूरी मार्केट बंद कर दी गई। तो मैं नहीं चाहता कहीं किसी शहर में, कहीं किसी मोहल्ले में ऐसा हो और दोबारा ऐसा हो या कोई ऐसे। हम उनके एडवोकेट अथॉराइज 3 जुलाई से आपके बीच हूँ, आपके सामने हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कोई लावारिश लाश ना रहे, हमने उनका इंतजाम घर में पहुँचाई। दूसरी व्यवस्था थी हमारी कोई इंजर्ड और किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, हमने वो व्यवस्था की। तीसरी हमारी व्यवस्था थी किसी परिवार के मुखिया की मौत की वजह से कोई परिवार, बच्ची, बेटी, बहन, भाई शिक्षा के लिए, शादी के लिए न रह जाए, उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं, कमेटियां सारा काम कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ एपी सिंह, जाने माने वकील है, नारायण साहरी का केस लड़ रहे हैं। साहब, तो उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर जब तक भी SIT बुलाएगी बाबा को या फिर न्यायिक जांच आयोग बुलाएगा, जांच करने में वो सहयोग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भी तारीफ की है कि उन्होंने न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी तारीफ की है कि उन्होंने मुआवजा लोगों को दिया। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि चार्जशीट में कहीं भी बाबा का नाम नहीं है। घटनास्थल से करीब 30 मिनट पहले बाबा की गाड़ी वहां से निकल गई थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने साजिश करते हुए वहां पे इस तरीके की भगदड़ मचाई, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई या दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल बाबा न्यायिक जांच आयोग के सामने प्रकट हुए। 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर IAS और रिटायर IPS जो है वो इस कमेटी का हिस्सा रहते थे। तकरीबन 500 लोगों से पूछताछ इस मामले में की जा रही है। 11 लोगों पर चार्जशीट जो है वो दर्ज की गई है। बाबा पर किसी प्रकार की चार्जशीट नहीं है, न ही इस मामले में उनको आरोपी बनाया गया। हालांकि पूछताछ जारी है, और जब भी पूछताछ जारी रहेगी, बाबा के वकील का कहना है कि उस सामने आके उपस्थित रहेंगे और साफ तौर पर उस घटना को लेकर एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। जनता टीवी के लिए राजधानी लखनऊ से सहयोगी रियाज के साथ विवेक शाही। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, दुर्गा पूजा कार्यक्रम में चले ईंट पत्थर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विवाद में दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। घटनास्थल पर DM और SP हालांकि पहुंच चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं। पटाखे फोड़ने को लेकर ये भी पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद यहाँ पर पत्थर चलने शुरू हो गए, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। दूसरे समुदाय के लोगों पर विवाद का ये पूरा आरोप है। दुर्गा पूजा खराब करने का प्रयास किया गया है। अज्ञात लोगों पर मुकदमा हालांकि दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है। तो घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर ली गई है। आरोपी असलम से पूछताछ पुलिस कर रही है। थाना क्षेत्र छपिया के कस्बा मस्कनवा के मिश्रित आबादी क्षेत्र में एक दुर्गा प्रतिमा स्थापित है। कल दिनांक 9 अक्टूबर की देर रात करीब 11:30 बजे मां दुर्गा की प्रतिमा के आंखों की पट्टी को खोलने की प्रथा के दौरान पटाखों के कुछ गोले दागे जा रहे थे, जिस पर दूसरे पक्ष द्वारा आपत्ति कर इसका विरोध किया गया और वाद विवाद बढ़ गया और काफी संख्या में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझाया बुझाया गया तथा भीड़ को मौके से हटाया गया।
उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। प्रकरण के संबंध में जो दुर्गा पूजा प्रतिमा पंडाल है उसके आयोजकों की समिति के द्वारा दूसरे पक्ष पर कतिपय आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाना छपिया पर प्राप्त कराया गया, जिसके संबंध में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रकरण के संबंध में नामजद एक आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसी खबर पर गोंडा से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या अपडेट, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ पथराव किया गया है, कुछ श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। जी खुशबू, आपको बता दें कि पूरी तरह से दुर्गा पूजा के माहौल को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया। ये बीते रात की घटना है और मुख्यालय से एसपी और डीएम आनंद फानंद में आधी रात को भागकर मस्कनवा कस्बे में पहुंचे, जो कि छपिया थाना क्षेत्र का एक हिस्सा है, और वहां पर काफी देर तक पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए और उसके बाद में फिर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर बीच पड़ाव कराया गया। एसपी और डीएम आधी रात को करीब घंटों वहां पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर ये मान के कहें कि बड़ा मामला होते बचा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से अभी एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा की आंखों की पट्टी खोलने के बाद में गोला तमाचा दागा गया, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया और यहां तक ईंट पत्थर भी चले। तो कुल मिलाकर माहौल पूरे जिले का खराब करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वहीं पुलिस की सतर्कता कहेंगे कि लगातार पुलिस वहां पे कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया और कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये आज समय दुर्गा पूजा का माहौल पूरे जिले में चल रहा है और जिस तरह से प्रतिमा पर, पंडाल पर पथराव होना ये बड़ी घटना थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि डीएम नेहा शर्मा ने मौके पर पहुंचकर करीब 4 घंटे पर वहां मौजूद थी। डीएम एसपी विनीत जायसवाल भी करीब 4 घंटे मौजूद थे और कुल मिलाकर सभी को समझा बुझाकर दोनों पक्षों को और जो अराजक तत्व लोग थे उन पर गंभीर कार्रवाई करने की बात कही। जब शिकायत की गई, लिखित शिकायत की गई, तो 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, कुछ अज्ञात के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन एक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इनका पहले से प्लान था कि दुर्गा प्रतिमा के माहौल को खराब करना, दुर्गा पूजा के माहौल को खराब करना, या फिर सिर्फ पटाखे की वजह से, ये तो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें, मैं 2 दिन पहले ही एक बेलसर में बारूद का बड़ा खेप बरामद हुआ था, जिसको लेकर वहां भी बगल भी दुर्गा प्रतिमा की पूजा चल रही थी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। अब देखने वाली बात यह है कि जो अराजक तत्व है उनको कब पुलिस कस्टडी में करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि विवाद में दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है और बताते चले कि एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एक नई पहल की गई है। बताते चले आपको कि स्मार्ट मीटर पहले सरकारी कार्यालय और भवनों में लगेगा, जिसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं का नंबर आएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। यूपी पावर कारपोरेशन के अफसरों ने अब नया निर्णय किया है। उनके अनुसार जो घरों में स्मार्ट मीटर पहले लगने थे वो बाद में लगाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले औद्योगिक इकाइयों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और जो अन्य जगहों पे मीटर चेंज किए जाएंगे। जो कारखाने हैं वहाँ सबसे पहले मीटर लगाए जाएंगे, ताकि स्मार्ट मीटर लग जाने से विद्युत चोरी कम हो सके और वहाँ पर जो है बेहतर तरीके से जो है विद्युत विभाग का नियंत्रण भी रहे। इसके बाद तीसरे चरण में जो आम उपभोक्ताओं के यहाँ, जो करोड़ों उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगने हैं वो लगाए जाएंगे। और साथ ही जो आशीष गोयल ने निर्णय लिया है कि अब जो है अगले साल जो गर्मी आएगी उससे निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए और जो है पावर प्लान जो है 2024-25 बनाया जाए और उस योजना के अनुसार कि कितनी बिजली ज़रूरत है और कितनी खपत होगी, पुराने एनालिसिस करने के बाद उसके निर्णय लिया जाए, ताकि जो है बिजली कमी न हो और सीएम योगी आदित्यनाथ की कल्पनाओं को साकार कर सकें। उन्होंने मीटिंग में साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर के कोई कोताही न बरती जाए और पावर प्लान 2024-25 लागू किया जाए और इससे जो है लोगों को राहत मिले और जनमानस में बिजली विभाग की छवि बेहतर बन सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन में अटकलें दिखने लगी हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश में साफ दिखने लगा है। यही कारण है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में 5 सीटों की मांग लगातार की जा रही थी। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए।
तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन में अटकलें तेज हो गई हैं। इसका उस असर जो है उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में 5 सीटों की मांग लगातार जारी है। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं उनमें आपस में रार साफ दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी आनन फानन में 6 प्रत्याशी जो यहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं उसमें से 6 प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को लेकर के बार बार समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव से उनकी चर्चा होती रही है, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए और उसके बाद से समाजवादी पार्टी की ओर से आनन फानन में प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं उनमें आपस में कहीं ना कहीं रार आने लगी है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अब उपचुनाव की 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, कहीं ना कहीं क्योंकि जो हरियाणा में जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव के परिणाम आए, क्या लगता है जो आपस में कहीं कुछ क्या सही नहीं चल रहा है इंडिया गठबंधन में? देखिए, जिस तरीके से निरंतर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हाय हाय चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर रात को 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को कांग्रेस ने बैठाए रखा। उसके बाद कमलनाथ जी ने जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का अपमान किया, और हरियाणा के अंदर तो हद ही हो गई जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने साफ साफ कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है समाजवादी पार्टी का। तो इसलिए आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाने के लिए तैयार है। इसीलिए उनके जो नवरत्न है जो अखिलेश यादव जी के, वो नवरत्न आप जनता से पूछेंगे, जनता को भी पता है, वो सुबह सुबह मीडिया को बाइट देना शुरू कर चुके हैं और वो निरंतर कांग्रेस का अपमान करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का अपमान करने का काम कर रहे हैं और उनको उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन तो सिर्फ एक छलावा है जनता के वोट हथियाने का। ये लोग गठबंधन उनका पहले ही समाप्त हो चुका है। और रही बात समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी जो परिवार के आए हैं 6 प्रत्याशियों में से, वो कहीं ना कहीं जनता को दिखाई पड़ रहे हैं कि इनके यहाँ जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ दरी बिछाएगा, पानी पिलाएगा, जिंदाबाद करेगा, जवानी कुर्बान करेगा, और परंतु जब प्रत्याशी घोषित करने की बारी आएगी तब सिर्फ और सिर्फ जो विधायक और सांसदों के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं तरजीह दी जाएगी और उन्हीं के नाम घोषित किए जाएंगे। क्योंकि जो 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं उनमें से 5 प्रत्याशी किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी का नाती, और यही दशा आज कांग्रेस के अंदर भी हो चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवार तक सीमित पार्टियां रह गई हैं। और समाजवादी पार्टी के पीडीए का तो पूर्ण तरीके से पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दलित उत्पीड़न और ए फॉर अखिलेश परिवार, क्योंकि जिस तरीके से सांसद जब बनाने थे तब यादव के नाम पे सिर्फ और सिर्फ परिवार से ही यादव गए थे। तो ये साफ दिखा रहा है कि ये जनता को छलने का काम करते हैं और इनका जो भ्रम था, जो जनता को इनके ये लोग भ्रम में रख रहे थे कि हम हरियाणा जीत जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है 2024 के चुनाव के बाद से, वो भ्रम भी हरियाणा की जनता ने भी तोड़ दिया है और उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता भी वो भ्रम तोड़ने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए, राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रदर्शन रहा है, वहां पे वोट प्रतिशत रहा है, वो बहुत निराशाजनक रहा है। आगे आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, क्या वहां पर भी जो है राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशी स्वयं स्वतंत्र रूप से उतारेगी कि या फिर अलायंस के जरिए उतारे जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे लेके चल रहा है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम निरंतर देश की विकास को गति देने के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली हुई थी एक लंबे समय के बाद, उस उत्सव को मनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल वहां पे चुनाव लड़ने गया था। हमारा संगठन बहुत नया है वहां के लिए और बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे लिए बहुत जल्दबाजी में हमने ये फैसला करना पड़ा था, क्योंकि हमने जब ये देखा कि वहां पे लोकतंत्र के उत्सव को महोत्सव के रूप में बनाने की बहुत अति आवश्यकता है और एक संदेश देना है पूरे विश्व के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति की बहाली हो चुकी है पूरे तरीके से। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल वहां पे चुनाव लड़ने गया था। हमारे प्रत्याशियों को जो भी वोट मिला हो वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और हम धन्यवाद देते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को कि पहली बार राष्ट्रीय लोकदल एक लंबे समय के बाद जब वहां पे गया और उसकी कहीं ना कहीं स्वीकार करने का काम जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है।
आप व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपने भी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और व्यापारियों की खासतौर से समस्याओं को लेकर, क्या है कुल मामला ये बताइए। देखिए, अधिकारी कहीं ना कहीं बेलगाम हो गए हैं और निरंतर वो कहीं ना कहीं व्यापारियों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, एमएसएमई, ये कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज व्यापार का माहौल बन रहा है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर विदेश की कंपनियां भी देश के अंदर आ रही हैं, तो छोटे व्यापारी के लिए कहीं ना कहीं संसाधन जो है वो सीमित होते चले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर छोटे व्यापारी का शोषण किया जाए तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें ये सूचना मिली थी कि व्यापारियों के अकाउंटों का सीजर करने का काम जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है निरंतर, जो कि पूरी तरीके से प्रक्रिया के तहत नहीं है और पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। तो हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पत्र लिख के ये बात को उनके संज्ञान में लाए कि क्योंकि दिवाली का सीजन है, नवरात्रि चल रही है और त्यौहार का पूरा सीजन है, छठ पूजा आ रही है आगे, और अगर आप किसी भी व्यापारी का अकाउंट सीज कर देंगे तो उसको खुलवाने में जो भी समय लगेगा अपनी बात रखने में, तो ऐसी स्थिति में उसका तो व्यापार चौपट हो जाएगा, उसकी तो खरीदारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आए और हमें पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा त्वरित आदेश कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिए जाएंगे कि व्यापारियों के ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है आप उनको नोटिस भेजिए, उनसे आप पूछिए कि भाई ये अगर आपका कर बाकी है तो इसके लिए आपको क्या कहना है, परंतु आप खाली आपके कंप्यूटर पे कोई कर शो कर रहा है इसलिए आप उनका खाता सीज कर दीजिए, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और पूरी तरीके से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा भी निरंतर होटल व्यवसायियों के ऊपर कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है। ठीक है, जरूरी है कि खाद्य की सामग्री अच्छी हो, परंतु जब भी आप अगर इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि उसकी दुकान चलती रहे, उसकी दुकान बंद ना हो, इफेक्ट ना हो, और अगर कहीं भी कोई मिलावटी चीज मिलती है तो उसके आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। उसमें व्यापारी संगठन भी आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा है, परंतु अगर वो व्यापारी सही है तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए कार्रवाई के नाम पे। कुल मिला के कहा जाए कि जो व्यापारियों का जो शोषण है वो नहीं होना चाहिए और जो खाते सीज किए जा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्योहार का सीजन है, नवरात्रि भी है और उसके बाद दिवाली भी पर त्योहार आने वाला है। तो छोटे व्यापारी जो है अगर खाते सीज होते हैं तो काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री से को इस मामले को जो है पत्र दिया गया है राष्ट्रीय लोकदल की ओर से। आगे क्या कार्रवाई होगी तो आने वाले कल ही बताएगा। करना पसंद आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। लखनऊ में मरी माता पुलिया पर बनी मूर्ति को किया गया है खंडित, देर किसी ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस आलाधिकारी मौके पर मौजूद। पीलीभीत में ग्राम प्रधान ने आवास के नाम पर की है वसूली, शिकायत करने पर ग्राम प्रधान ने झूठे मुकदमे जेल में भिजवाने की दी धमकी। ग्राम पंचायत फुलहार का पूरा मामला। देवरिया में नौनी हालों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, प्रधानाध्यापक पर विद्यालय आए दिन अवकाश देने का आरोप, शिक्षकों की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। पीलीभीत में संदिग्ध अवस्था में मिला है होमगार्ड का शव, परिवार में मचा कोहराम। गजरौला थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास का ये पूरा मामला। मेरठ में मिशन शक्ति अभियान जारी, मेधावी छात्र बनाई गई एक दिन की डीएम, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश पर फरियादियों की सुनी फरियाद। रायबरेली में शौहदे से परेशान युवती ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर की खुदकुशी, सूचना पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरनगर में एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, रामलीला कार्यक्रमों में पहुंचे एसडीएम, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। प्रतापगढ़ में गाय घाट पुल से युवक ने लगाई थी छलांग, कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, सही नदी के पास मिला युवक का शव। बुलंदशहर में फौजी की हत्या का मामला, नाराज ग्रामीणों ने जाम किया फ्लाईओवर, प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक के खिलाफ ब्राह्मण महासभा का प्रदर्शन, हाथों में बैनर झंडा लेकर कार्यकर्ताओं ने दिया है धरना, विधायक पर भगवान के लिए अमर्यादित शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। जौनपुर में विवेक यादव हत्या मामले पुलिस ने किया लाठीचार्ज, नाराज ग्रामीणों ने भी जमकर किया है पथराव, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में नवरात्रों को लेकर मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता, मंदिरों में गूंजे मां की जयकारी।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने खाया जहर, पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या। आनंद फानन में परिजनों ने सीएचसी में कराया भर्ती। फतेहपुर में कोटेदार संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में की है नारेबाजी। राशन और चीनी मानदेय दिए जाने की मांग, सीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। बांदा में पोस्टमार्टम हाउस में पिता का शव लेने गए बेटे से मांगी गई रिश्वत। नाराज बेटे ने किया हंगामा, एक्सीडेंट में हुई थी पिता की मौत। मिर्जापुर में दशहरा मेले के भव्य आयोजन, विंध्य कॉरिडोर की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। अतिथियों का अंग वस्त्र पहनाकर हुआ स्वागत। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।